हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी सेट दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजी सेट का इकाई 6 हिंदी उपन्यास पढ़ने वाले हैं। और मैंने पहली बार आज पेन टैब का यूज़ करना स्टार्ट किया है और काफ़ी टाइम से रखा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ चीज़ें आपको पेन टैब के माध्यम से बताई जाए। बोर्ड पे नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई कैमरा मैन मेरा है नहीं, तो मैंने पेन टैब ले लिया था 5,500 में अमेजोन से लिया था मैंने। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरा पेन टैब है। बाकी जो स्टडी वाले हैं वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। है बहुत कमाल का ग्राफिक्स, और ये दोनों जगह काम करता है, एंड्रॉयड में भी काम करता है और लैपटॉप पे भी काम करता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इकाई आज 6 लिया है आपके लिए। इकाई 6 में आपको पता है हिंदी उपन्यास है, ठीक है। क्या है? हिंदी उपन्यास है। अब हिंदी उपन्यास की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे बताती चली जा रही हूँ, ठीक है। हिंदी उपन्यास है, अभी मेरा फर्स्ट है, तो मेरे से ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाती हैं, ठीक है। मेरे से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यार मैसेज मत करो बंधु, ओके, है ना। तो जितना मेरे से हो जाएगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी, ठीक है। अभी आप समझते रहना वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आपने प्रकाशन वर्ष पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। ये मैं बात करूँ, जैसे कि मैला आंचल की मैं बात करूँगी, पहले मैला आंचल की बात करूँगी, तो मान लो आपने इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता है 1954 है। अब मैला आंचल के साथ साथ इनके जो अन्य रचनाएं हैं उपन्यास विधा की, वो भी आपको देख के चलनी है, ठीक है। बात करूँ चाहे प्रति परिकथा की, ठीक है, 1957 में प्रकाशित होता है। इसके बाद मैं बात करूं दूसरा दीर्घ तपा की, जो कि 1963 में प्रकाशित होता है। मैं तीसरे उपन्यास की चौथे उपन्यास की बात करूं, इनका एक और उपन्यास आता है जुलूस, आता है जो कि 1965 में प्रकाशित होता है। दूसरा आता है कितने चौराहे, जो कि 1966 में प्रकाशित होता है। इनका एक अन्य उपन्यास आता है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं तो आपको अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। इनका एक अन्य उपन्यास आता है पलटू बाबू रोड है, जो कलंक मुक्ति भी इनका उपन्यास में पलटू बाबू रोड की बात कर रही हूँ, जो कि 1979 में प्रकाशित होता है, ठीक है। इनका एक राम रतन राय करके अपूर्ण उपन्यास है, जो कि 69 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये पहले अपूर्ण था, बाद में प्रकाशित हुआ है। अब आपने ये सब तो पढ़ लिया यार, लेकिन इसके बाद ध्यान रखना, जितनी भी उपन्यास है उनका विषय वस्तु क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इनके आपने रिपोर्टाज भी अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इनका रिपोर्टाज, चाहे बात करूँ ऋण जल धन जल की, या फिर नेपाली क्रांति कथा की, एक और आता है एकलव्य के नोट्स करके, ठीक है। इनका वन तुलसी की गंध एक संस्मरण है, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ में ये सब जब आप कर लेते हैं, तो अब उपन्यास के मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले उपन्यास का प्रकाशन बस तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। दूसरा मुद्दा हो जाता है कि जो पात्र हैं, ठीक है, पात्र कितने पात्र हैं, गौड़ हैं, कितने प्रमुख पात्र हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके पात्रों की मैं बात करूँ तो ये जब मैं देखती हूँ तो 11 पात्र कैसे हैं, 11 प्रमुख पुरुष पात्र हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 3 प्रमुख महिला पात्र हैं, ठीक है, 3 प्रमुख महिला पात्र हैं। अब जब मैं आगे चलती हूँ, फिर मैं क्या पाती हूँ कि 5 प्रमुख गौड़ पात्र नारी पात्र हैं, ठीक है। और इसके बाद 7-8 ऐसे पात्र हैं, 6 में ले 7-8 पात्र हैं जो कि गौड़ पुरुष पात्र हैं। अब उनके बारे में आपको बंधु अच्छे से देखो पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले मैं यदि पात्रों की बात कर लूँ, पात्रों की बात करने से के बाद आपको यह उपन्यास कितने खंडों में है ना, 2 खंडों में है, ध्यान रखना 2 खंडों में ही है। अब आप इसको सर्गों में अनुच्छेद पहले मत पढ़ना, 2 खंडों में। इसका जो प्रथम खंड है उसमें 44 परिच्छेद हैं, और जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं, ठीक है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद, ओके। ये आपने देखा। अब मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, तो मैंने आपसे बताया कि जो 11 प्रमुख पुरुष पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। आपको बहुत अच्छे से बखूबी ये आना चाहिए कि वो पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, और महिला पात्र कौन कौन सी हैं। तो पहले मैं बात करूँ पुरुष पात्रों की, सॉरी फ्रेंड्स, है ना। डॉक्टर प्रशांत हैं, अरे यार क्यों कॉल करते हैं बंधु, ठीक है। पहले पात्र कौन है?
डॉक्टर प्रशांत हैं। फिर दूसरा पात्र यहाँ पे पुरुष पात्र तहसीलदार विश्वनाथ हैं, ठाकुर राम कृपाल हैं, कालीचरण हैं, ठीक है, बालदेव हैं। बालदेव के बाद आते हैं बावन दास, रामदास, खिलावन यादव, ज्योतिषी काका, एक आता है चलित्र दास, ठीक है। अब इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका काम क्या था उपन्यास के अंतर्गत। साथ में जो मैंने महिला पात्र की बात की, 3 प्रमुख महिला पात्र हैं, जिनमें से आती है कमला। कमला को कमली भी कहा गया है। लक्ष्मी एक पात्र है, तीसरी ममता पात्र है। मैंने कहा 6-7 इसमें महिलाएं गौड़ पात्र हैं। 5 हैं, मौसी पार्वती है, ठीक है, मंगला है, आभा रानी है, फुलिया है और रामपियरिया है। ये हो गए। अब जब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ गौड़ पात्रों की बात, क्योंकि आपको पात्रों से रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रमुख पढ़ ले बाकी आप भूल गए। यदि मैं गौड़ पात्रों की बात करती हूँ तो उनमें से वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी, प्यारू है, डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक है प्यारू, ठीक है। WG मार्टिन है, आपको पता है। मेरीगंज, ये जो मेरीगंज नाम पड़ा, ठीक है, मेरीगंज इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे ही ये नाम रखा था, है ना। मूल आधार इन्हीं से स्टार्ट होता है मेरीगंज गांव का। इसके बाद एक सोमा जाट, एक खुखार व्यक्ति है, इसमें आता है। साथ में राम किशन बाबू है। पात्र तो देखिए बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जहाँ तक पढ़ा है 256 पात्रों के बारे में, कहीं कि 275 पात्र भी देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग पुस्तकें अलग अलग चीज़ों को लेके मेंशन आ जाती हैं। अन्य पात्र कई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा, एक राम नारायण है, ठीक है, और चुन्नी गोसाई हैं, और काफ़ी पात्र इसमें रहे हैं। तो पर आप देखना, प्रमुख को आप देखना, कुछ गौड़ पात्र हैं, देख लेना आप। अब आपके पास तीसरी बात आती है कि इसमें और किस किस जगह का नाम आया है, किस स्टेशन का नाम आया है, ठीक है। पार्टी कितनी है, कितनी पार्टी, उन पार्टियों में कौन क्या काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है, पात्र आपने अच्छे से पढ़े हैं, प्रकाशन बस अच्छे से पढ़े, आपने विषय वस्तु को पढ़ लिया। अब आपने क्या नहीं पढ़ा है, अब दिक्कत होती है आपको कहाँ पे, संवाद पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होती है संवाद में भैया। संवाद में जो भी पुरुष नारी पात्रों के संवाद आए हैं वो आप कहाँ से ढूंढेंगे, है ना। उसको कहाँ ढूंढें आप, कहाँ पाएं, कैसे मिले वो संवाद। या तो मूल पुस्तक को पढ़ा जाए या फिर क्या किया जाए कि कहीं ना कहीं से संवाद ढूंढा जाए। पटकथा भी जरूरी है। पटकथा आपको कहाँ मिलेगी, है। जब पटकथा आपके पास नहीं रहेगी तो बिना पटकथा के आप संवाद समझ नहीं पाएंगे कौन सा संवाद किसका है। अब मैं थोड़ी सी बात को डॉक्टर प्रशांत कहते हैं। पहले पर मैं कुछ संवाद यहाँ पे करवा देती हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं पहला संवाद जैसे कि आता है, डॉक्टर प्रशांत कहते हैं गरीबी और, लिख लो, लिखना हो तो, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर प्रशांत फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। भावुकता का दौरा एक खतरनाक रोग है। और बहुत सारे कथन हैं प्रशांत के हैं। कमला बोलती है कुश्ती लड़ने वालों को औरत से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। कालीचरण का उस्ताद, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, कमला फिर बोलती है माँ, अपराध के लिए आखिर कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, इसको घर में ही जेहल दे दो, ठीक है। बावन दास के कथन आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक राम धन सच्चा जग में कछु ना वाचा हो, तो एक राम धन साचा जग में कछु नहीं वाचा हो, ठीक है। विश्वनाथ के कथन आते हैं, संथाल लोग गांव के नहीं बाहरी आदमी हैं, ठीक है। और बहुत सारे कथन हैं। अब मैं आपसे कितने कथन की बात करूं, मैं देखो प्रयास करूंगी, आप यदि आपके कमेंट सेक्शन मेरे को आते हैं इस तरह से पढ़ाने का, आपको चीज़ समझ में आती है तो आप मेरे को बोलना, ठीक है। काफ़ी विद्वानों के ऐसे कथन भी हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, है ना। मैंने कई बार आपसे क्या कहा कि जो रचनाएं हैं उन पर आलोचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है, उन पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कामायनी पर बहुत सारी आलोचना लिखी, फिर प्रेमचंद्र पर बहुत सारी आलोचनाएं लिखी गई, प्रेमचंद्र की रचनाओं पर। फिर आप देखेंगे आचार्य शुक्ल पर बहुत सारी जो आलोचनाएं हैं वो लिखी गई हैं, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा ये ध्यान रखना। आप क्या ध्यान रखोगे कि ये जो रेणु जी, जैसे आचार्य शुक्ल पर भी लिखी गई, अब आपको ध्यान रखना है कि रेणु जी पर, ठीक है, रेणु जी पर किस किसने रचना लिखी है। यदि कथन आएंगे अक्सर उन्हीं के आएंगे। जैसे कि गोपाल राय हैं, रेणु फणीश्वरनाथ रेणु और महिला आंचल पर एक समीक्षा पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं महिला आंचल पुनर्मूल्यांकन। फिर इसके बाद डॉक्टर अशोक लिखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु सृजन,
ठीक है। इसके बाद डॉक्टर देवेश लिखते हैं महिला आंचल की रचना प्रक्रिया, और काफ़ी रचनाकार हैं जो लिखते हैं, है ना। बहुत सारे कथन हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान रखना जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो आप अभी करके देखो, ठीक है। इतनी चीज़ें आप क्लियर रखो, ऐसे ही आप पूरा कागज़ लेके बैठो और उस पर आप चीज़ें रिकॉल करो लास्ट टाइम पे, ओके। तो ठीक है, अभी मैं स्टॉप करना चाहूँगी। आज ये मेरा पहला पेन टैब के साथ क्लास है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं पेन टैब का यूज क्यों नहीं कर रही हूँ मेरे पास होते हुए भी, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। बताने के बाद मैं उसको दोहरा मतलब वो मिटेगा भी नहीं जब तक मैं ना हटाऊँ, है ना। तो मैं बताने के बाद और आपसे फिर उसके संबंध में आपसे विचार विमर्श चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो फिर मैंने कहा कि आज मुझे इस पेन टैब का मेरा यूज़ कर लेना चाहिए, और तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर किया करें। एक गृहिणी के लिए वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं है। एक गृहिणी के लिए 518 लोगों के लिए काम करना, ठीक है। ये मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं। बहुत जिम्मेदारी से काम करना, प्रॉपर एक एक को समझाना, मतलब एक एक को, ठीक है। साथ में यूट्यूब पे डेली क्लास लेके आना, मतलब ये चीज़ें इतना आसान नहीं है बंधु, ठीक है। इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लगती हैं। और साथ में 5 चैनल पे कंटिन्यू काम करते जाना, या तो न्यू वीडियो पर या तो ओल्ड वीडियो पर काम करना है आपको, ठीक है। तो ये मेरे संघर्ष है, जो संघर्ष है वो सफलता नहीं मिली है क्योंकि आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं इस समय, मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तक के लिए था बहुत धन्यवाद।